एक समय की बात है। जयपुर नाम के एक राज्य पर राजा वीरबाहु का राज था। राजा के दरबार में एक युवा कवि भी था। तपन सेन राजा को गीत और कविताएं सुनाकर उनका मनोरंजन किया करता था। असल में राजा और उसका कवि तपन सेन बचपन के बड़े ही अच्छे मित्र थे। राजा हमेशा तपन सेन को अपने साथ ही रखता था। वो अक्सर अपने राजकाज के मामलों में भी राय लिया करता था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब राजा तपन सेन से ना मिले, उससे बात ना करे। राजा वीरबाहु की 2 रानियां थी, जबकि तपन सेन अभी तक कुंवारा ही था। तपन सेन दिन भर राजमहल में राजा के साथ ही रहता। शाम के समय वह अपने घर चला जाता और कविताएं लिखता। एक दिन की बात है, तपन सेन अपने घर से निकलकर नगर का भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक मकान की खिड़की से झांकती हुई एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की क्या थी, मानो कोई अप्सरा थी। उसकी सुंदरता का तपन सेन पर ऐसा असर हुआ कि वो पहले ही नजर में उसे प्रेम करने लगा। तपन सेन ने यह निश्चय कर लिया कि वह उस लड़की से ही विवाह करेगा। तपन सेन अपने घर वापस आया तो उसने अपने एक खास नौकर को भेजकर उस लड़की के बारे में पता लगवाया। नौकर ने वापस आकर उसे बताया कि वो सुंदर लड़की एक किसान की बेटी है और उस गरीब किसान का नाम शर्मा है। अब तो तपन सेन अक्सर नगर के भ्रमण पर जाने लगा और वह उसी रास्ते से गुजरता जहां पर शर्मा का घर था। आते जाते वह शर्मा की बेटी को देखा करता। इसी तरह से 1 महीना बीत गया। एक दिन की बात है, राजा ने तपन सेन को अपने साथ शिकार पर चलने के लिए कहा, परंतु तपन सेन ने शिकार पर जाने से मना कर दिया, जिसका कारण ये था कि उसे शिकार जैसे निर्दय काम में कोई रुचि नहीं थी। जब राजा अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ शिकार पर चला गया, तब तपन सेन ने उसी दिन शर्मा के घर जाकर उसकी बेटी का हाथ मांगने का फैसला कर लिया और फिर तपन सेन किसान के घर की तरफ चल पड़ा। उसने शर्मा के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी ने पूछा, कौन है? तपन सेन ने जवाब दिया, एक परदेसी। अंदर से फिर से आवाज आई, तुम्हें क्या चाहिए परदेसी? तपन सेन ने पूछा, श्रीमान शर्मा घर पर है क्या? दरवाजा खोला और गरीब किसान अंदर से निकलकर बाहर आया। अपने दरवाजे पर तपन सेन को देखकर शर्मा घबरा गया, क्योंकि वह तपन सेन को पहचान गया था कि ये राजा का बहुत ही खास मित्र और राजा के दरबार का दरबारी है। शर्मा के घबराने की वजह ये थी कि उस समय में राजमहल के कर्मचारी या दरबारी का किसी के घर में आ धमकना कोई अच्छी बात नहीं होती थी। यह किसी ना किसी मुसीबत के आने की आशंका होती थी। तपन सेन ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अंदर आने की अनुमति मांगी। घबराया हुआ और डर से कांपता हुआ शर्मा तपन सेन को अपने घर के अंदर ले आया। वे दोनों बहुत देर तक बैठे हुए इधर उधर की बातें करते रहे। तपन सेन अपने दिल की बात कहने में हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर वह निश्चय करके खड़ा हुआ। उसने शर्मा से कहा, आपकी कारीगरी में माहिर हैं। श्रीमान शर्मा, मैं आपकी सुंदर और सुशील लड़की का हाथ आपसे मांगता हूं। ये सुनते ही गरीब किसान के मानो होश ही उड़ गए। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था
कि तपन सेन जैसा बड़ा आदमी उसकी बेटी से शादी की इच्छा जाहिर करेगा। खुशी के मारे शर्मा की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर उसने अपने आप को संभाला और कहने लगा, हजूर, हम लोगों की ऐसी हैसियत कहाँ, हम लोग तो आपकी दया पर ही पल रहे हैं। मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आप जैसा बड़ा आदमी मेरी बेटी को पसंद करता है। लेकिन इसके बारे में आपकी बेटी की क्या राय होगी? शर्मा ने फौरन जवाब दिया, एक बेटी का तो यही फर्ज है कि वह अपने पिता की बात माने। रीति रिवाज के हिसाब से तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लड़की के मन की बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि बिना उसके दिल की बात जाने मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यदि उसे ये रिश्ता मंजूर ना हुआ तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा और चुपचाप सिर झुकाकर यहाँ से चला जाऊँगा। शर्मा दौड़ता हुआ अंदर कमरे में गया और अपनी बेटी से बोला, बेटी, तुम्हारी किस्मत का सितारा इस तरह से चमक उठा है कि तुम अब महलों में जाकर रहोगी। खुद राजकवि तपन सेन तुम्हारे लिए विवाह का संदेश लेकर आए हैं। वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैंने तो उन्हें हाँ भी कर दिया, लेकिन उनका कहना यह है कि वो लड़की की मर्जी भी जानना चाहते हैं। तुम जल्दी से हाँ कर दो, कहीं वह अपना इरादा ना बदल दे और कहीं उन्हें गुस्सा आ गया तो ये हमारे लिए अच्छा ना होगा। किसान की बेटी, जिसका नाम लीला था, वो हल्के से मुस्कुराई और कहने लगी, अपने पिता की बात मानना मेरा फर्ज है। आप उनसे कह दीजिए कि मुझे शादी का प्रस्ताव मंजूर है। शर्मा खुशी से फूला ना समाया। उसने वापस आकर तपन सेन से कहा, मैं हमेशा सच ही कहता था कि मेरी बेटी बहुत ही समझदार है। उसने हाँ कर दी है। तपन सेन भी खुशी से अपने घर वापस लौट गया। अगले दिन उसने कुछ कीमती कपड़े और उपहार लीला के घर भिजवा दिए। 1 सप्ताह के बाद दोनों की शादी का दिन निश्चित कर दिया गया। अब तपन सेन अपनी शादी की तैयारी करने में जुट गया था। इधर उसी दिन राजा वीरबाहु ने अपने दरबारी से कहा, कवि तपन सेन ना जाने कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। राजा का एक मंत्री जो तपन सेन से कुछ ईर्ष्या करता था, उसने आगे बढ़कर राजा से कहा, महाराज, आप आज्ञा दे तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज 20 दिन हो गए जब तपन सेन महल में नहीं आ रहा। मैंने अपने कुछ खास गुप्तचरों को उसके पीछे लगाया था और ये मालूम हुआ है कि तपन सेन आपको धोखा दे रहा है। राजा ने क्रोधित होते हुए पूछा, क्या कहते हो तपन सेन की ये हिम्मत? मंत्री कहने लगा, बिल्कुल सच कहता हूँ हुजूर, बात बिल्कुल सच्ची है। वह आपसे ये कहते हैं कि रोजाना शाम के वक्त वो कविताएं लिखते हैं। असल बात तो ये है कि वो एक खूबसूरत लड़की से शादी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। महाराज, उन्होंने एक बेशकीमती हीरा जो आपके मुकुट की शोभा बढ़ा सकता है, आपसे छुपा कर रखा है। उस लड़की का नाम लीला है और वह एक गरीब किसान शर्मा की बेटी है। अगले दिन जब तपन सेन राज दरबार में आया तो राजा ने उससे पूछा, तपन सेन, हमने शादी का फैसला किया है। लड़की बहुत ही सुंदर है, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? तपन सेन ने कहा, क्या लड़की किसी अच्छे परिवार से है? राजा ने उत्तर दिया,
हाँ बिल्कुल, और उसका पिता भी एक बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है। तब तो महाराज आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। राजा ने अपने बाकी दरबारी की तरफ एक कुटिल मुस्कान से देखा और कहने लगा, आप लोगों ने देखा, हमारे मित्र हमारी शादी के निर्णय को बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब हमारी इच्छा ये है कि हमारा दोस्त तपन सेन हमारी शादी का संदेश लेकर लड़की वालों के यहाँ पर जाए। तपन सेन ने बिना किसी संकोच के महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज की शादी का संदेश लेकर जाने से ज्यादा सम्मान की बात कोई और हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे महाराज का संदेश लेकर किसके यहां पर पहुंचना होगा? राजा ने तुरंत जवाब दिया। किसान शर्मा के यहां पर यह सुनकर तपन सेन सन्नाटे में आ गया। उसके पांव तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। लेकिन अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, महाराज मैं इस आदेश का पालन करने में असमर्थ हूं। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने गरज कर कहा, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि बात बिल्कुल सच्ची है कि आपने अपनी बात मुझसे छुपाई रखी। जाइए और जाकर मेरा संदेश लड़की वालों तक पहुंचाइए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। तपन सेन का प्रेम बहुत ही सच्चा और पक्का था। वह अपनी बात से टस से मस ना हुआ और राजा से कहने लगा, ये तो बिल्कुल असंभव बात है। महाराज की कोई आदमी अपनी मंगेशर के घर किसी दूसरे आदमी का शादी का संदेश लेकर जाए, अब चाहे वो दूसरा आदमी खुद इस राज्य का राजा ही क्यों ना हो। महाराज ने गुस्से में आकर उसी वक्त तपन सेन को देश से निकालने की सजा दे दी और शादी का पैगाम ले जाने का काम उन्होंने अपने मंत्री को दे दिया। दरबार से निकलकर तपन सेन अपने घोड़े को दौड़ाते हुए किसान के घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने लीला को सारी बात बताई। लीला ये सुनकर बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन महाराज से शादी नहीं करूंगी। तभी किसान अपनी बेटी को दूसरे कमरे में ले गया और कहने लगा, राजा से शादी कर लो, ऐसा करने में ही हम लोगों की भलाई है, वरना महाराज हमारे पूरे खानदान को नष्ट करवा देंगे। लीला ने फिर से वही बात दोहराई कि वह मर जाएगी लेकिन राजा से शादी नहीं करेगी। शर्मा अपनी बेटी से मिन्नतें करने लगा कि वह अपने परिवार के बारे में सोचे, क्योंकि उसके इनकार करने पर राजा पूरे परिवार को मुसीबत में डाल देगा। लेकिन लीला थी कि वह टस से मस ना हुई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा का मंत्री शादी का पैगाम लेकर उनके घर आ पहुंचा था। लीला तपन सेन को लेकर एक दूसरे कमरे में चली गई। किसान ने दरवाजा खोला तो मंत्री घर में दाखिल हुआ। मंत्री ने बिना समय गवाए राजा का आदेश किसान को सुना दिया। किसान ने कहा, हजूर लड़की का दिमाग इस समय ठीक नहीं है। इस वक्त तो वह शादी से इनकार कर रही है, लेकिन मैं आपके पांव पकड़ता हूं, आप दया करके ये बात राजा साहब से मत कहिएगा। मुझे विश्वास है कि वो शादी को तैयार हो जाएगी। मैं उसे समझाऊंगा कि एक दरबारी की पत्नी होने से अच्छा है कि वो राजा की दासी बनकर रहे। मंत्री वहां से चला गया, लेकिन जाते हुए वो ऊंची आवाज में ये भी कह गया कि कसम है मुझे, अगर लड़की ने अपनी मर्जी से हाँ ना की
तो उसे पढ़कर बालों से घसीटते हुए यहाँ से ले जाया जाएगा। जब मंत्री वहां से चला गया तो तपन सेन ने लीला से कहा, मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि राजा ने मुझे देश से निकाल दिया है। अगर किस्मत ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इतना कहकर तपन सेन घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चला गया। अगले दिन मंत्री फिर से किसान के घर पर आया तो लीला ने उससे कहा, मैं राजा से शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी 1 महीने के बाद होगी। मंत्री खुश हो गया और वापस आकर उसने महाराज को ये खबर सुना दी कि लड़की 1 महीने के बाद शादी करने को तैयार है। राजा ने कहा, ठीक है, तो फिर शादी की तैयारियां की जाए। दूसरी तरफ लीला ने शादी करने की बजाय अपनी मौत को चुनना बेहतर समझा। उसने शरबत के प्याले में जहर मिलाकर पी लिया। ये जहर ऐसा था जिसका असर बहुत ही धीरे धीरे होना था। 2 दिन के बाद शर्मा के घर पर राजा ने सोने और चांदी का ढेर लगवा दिया। समय बिता और शादी का समय भी आ चुका था। जिस समय महल में शादी की धूमधाम थी, उस वक्त लीला का बुरा हाल था। जहर के असर के कारण वो मौत से जूझ रही थी। महाराज की बड़ी रानी दुल्हन को लेने के लिए उसके कमरे में आई तो देखा लीला अपने कमरे में लगभग बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। रानी ने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच करने के बाद बताया, महारानी जी, इस वक्त इन पर किसी जहर का असर हो चुका है। इलाज के लिए समय बहुत ही कम बचा है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि इन्होंने कौन सा जहर खाया है तो मैं इनका इलाज जल्द से जल्द कर सकता हूँ, वरना समय हाथ से निकल जाएगा। आप जल्दी से पता लगाइए कि ये किसी सांप का जहर है, बिच्छू का जहर है या किसी जहरीले पौधे का असर है, वरना इस लड़की की मौत निश्चित है। ये सुनते ही रानी घबरा गई। उसने लीला से जहर के बारे में जानने की कोशिश की, परंतु लीला उसे कुछ नहीं बता रही थी। रानी घबराकर दौड़ते दौड़ते राजा के पास गई। उसने राजा को सारी बात बताई और कहा, महाराज, जिसे आप अपनी रानी बनाना चाहते हैं वो तो किसी और से प्रेम करती है। अगर आपने उससे शादी कर भी ली तो वह आपकी नहीं हो पाएगी। फिलहाल तो हालत यह है कि वो मौत के मुंह में जा रही है। राजवैद्य का ये कहना है कि जब तक उन्हें ये नहीं पता लग जाता कि उसने कौन सा जहर खाया है, तब तक उस जहर की काट बनाना उनके लिए संभव नहीं है। सिर्फ लीला ही ये बात बता सकती है। अगर आप उससे शादी करने की जिद छोड़ दें तो वह जहर का नाम बता सकती है, वरना एक मासूम लड़की की हत्या का पाप आपके सिर पर रहेगा और हो सकता है कि इस पाप का परिणाम आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़े। रानी की बातें सुनकर राजा कुछ घबरा सा आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। राजा ने कहा, सचमुच रानी, हम एक बड़ी ही गलती करने जा रहे थे। हम इसी समय लीला से शादी करने का इरादा छोड़ते हैं। आप कैसे भी करके उसकी जान बचा लीजिए। रानी दौड़ती हुई लीला के पास आई और उसे बताया कि महाराज अब उससे शादी नहीं करना चाहते। वह जल्दी से बता दे कि उसने कौन सा जहर खाया है। लीला, जिसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, धीमी आवाज में बोली कि उसने जंगल से जहर वाली बूटी खाई है।
राजवैद्य को अब जहर के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। उसने तुरंत उस जहर की औषधि बनाना शुरू की। जल्दी ही उसने जहर की काट तैयार कर ली और वह औषधि लीला को पिला दी। धीरे धीरे लीला की हालत अब कुछ सुधरने लगी थी। 4-5 दिन के इलाज के बाद लीला अब पहले से स्वस्थ नजर आ रही थी। तब महाराज उससे मिलने आए और माफी मांगते हुए कहने लगे, लीला, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे सच्चे प्रेम के आगे हमारे अहंकार ने हार मान ली। अब हम जल्द ही तपन सेन को बुलवाकर तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। इधर तपन सेन को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि महाराज ने लीला से विवाह नहीं किया है और उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। जब लीला बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो महाराज ने शहर में ये घोषणा करवा दी कि तपन सेन जहां पर भी हो वो महल में चला आए तो महाराज उसका विवाह लीला से करवा देंगे। फिर तपन सेन जब महल में लौट आया तो महाराज वीर बाहु ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगे, तपन सेन, हमसे बड़ी ही गलती हो गई जो हमने तुम जैसे मित्र के साथ ऐसा बर्ताव किया। जब लीला पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो उसका विवाह तपन सेन से करवा दिया गया और इस तरह से तपन सेन और लीला के सच्चे प्रेम की विजय हुई।